1947. Friends, on this occasion, I have the honor to read out the address given by Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, on the eve of the Independence Day to the nation. And I will read out this speech in Hindi. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। नई दिल्ली, 14 अगस्त 2026। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्ष का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय यह पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मैं उन सभी की हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की भी मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयम राष्ट्रे जागृयाम, यह वेद वाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों का मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्शों पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारा संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उन भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श हैं। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख है। जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दें। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में यह चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांवों की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में 2 गुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारा प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है।
प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संथाली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। दारे गुजुग कान नीलेते मिरु चेणे राग बयह दाया हाया गे गुजुगु कान आबोवा जाति धर्म दारे चेदाग बाबोन राग बहया आबो अना नीलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुखी भरी आवाज में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्ष का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूहों की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारा देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2030 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। यह युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड हैं, कमिटेड हैं और स्किल्ड हैं। ज़मीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साथ बढ़ाई है। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता हैं। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसरों के द्वार खोलती हैं, इसलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी देशों के क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियों के ऊंचे शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ा युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क सेवा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध वह ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह कठोर संदेश दिया गया है कि वे चाहे जहां भी कहीं जाकर छिप जाएं, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडूम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। मातृभूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक हैं तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देशमुनु पेमिंचु मन्ना मंची अन्नदी पेंचु मन्ना देश मंटे मटटी कादोए देश मंटे मनुष्योलोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं, देश का अर्थ जन समुदाय, समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए इस देश प्रेम की इसी सर्व समावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।